हाय एवरीवन। बहुत दिन हो गए आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी। बहुत सारी। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तो सिर्फ एक फेज़ है जो निकल जाएगा और बहुत जल्दी अच्छा फेज़ आ जाएगा। आज का वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो न्यूली डायग्नोसिस हैं, जिनके सामने उनकी पूरी दुनिया रुक गई है। ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी में जो जो हुआ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। जब मुझे पता चला तो क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला, मेरे इमोशंस क्या थे, मैंने कैसे अपने आप को उन सब चीज़ों से ऊपर निकाला। आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्प कर सकती हैं। आज मैं आपके साथ यही सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो शुरू करते हैं। तो जब ईशा को उसके सारे माइलस्टोन्स जो है डिलेड थे, तो एज अ मदर मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों को लेकर श्योर थी कि ईशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जस्ट एक डिलेड चाइल्ड है। और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी कि अभी नहीं है, आज से 1 महीने बाद स्पीच आ जाएगी, अभी नहीं है 2 महीने बाद आ जाएगी। बच्चे लेट टॉकर्स होते हैं। पर धीरे धीरे मुझे आसपास के बच्चों को देखकर बहुत कुछ आइडिया आने लगा और मुझे मेरे हस्बैंड की बातों पे लगने लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उसे सबसे पहले एक थेरेपी सेंटर में लेके गई थी। अब मैं आती हूँ कि जब आप देखते हो बच्चे को स्ट्रगल करते हुए, तो आपके अब ये फेज़ आता होगा जब आप बोलते होगे कि अरे ठीक हो जाएगा, अरे अभी डिलेड है। आपके घर के बड़े बूढ़े लोग भी यही चीज़ बोलते होंगे कि फैमिली में बहुत सारे बच्चे लेट टॉकर्स रहे हैं, ये भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप सही में उन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि ऐसा ही हो। एंड जब माइलस्टोन बहुत पीछे रह जाते हैं तो आपको बहुत एक झटका लगता है कि कुछ गलत तो नहीं है। और फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आता आप क्या करोगे। आप बहुत हेल्पलेस हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो। वाई मी का क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। अब क्या होगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर कोई भी अवेयरनेस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं किसी को। आपको बहुत सारे जजमेंट सुनने को मिलेंगे, आपको बहुत लोग जजमेंटल हो जाएंगे आपके बारे में। और सबसे बड़ी बात कि आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें। तो एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बट ऐसा होता है कि आप अपने आप को बहुत काम डाउन करते हो, बहुत शांत रखने का ट्राई करते हो, एंड ऑल इज़ वेल की फीलिंग रखते हो। तो आज मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें, आपके साथ वो सारी बातें करूँगी जिसमें आपको लगेगा कि ये एग्जैक्टली मेरी बात हो रही है। जो न्यूली डायग्नोसिस पेरेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने ही तरीके से खेलता है, दिन भर एक ही गेम खेलता है, या फिर मेरा बच्चा मुझे आई कांटेक्ट नहीं देता, मेरा बच्चा नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देता, मेरा बच्चा मेरी तरफ देखता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ, उसको पता ही नहीं कि मैं उसका डैडी हूँ। मैं अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्या मेरा बच्चा कभी बोलेगा? क्या मेरा बच्चा कभी मुझे माँ बोलेगा? आता है ना आपके जहन में सारे सवाल। मेरे भी आए थे। और सच बोलूं, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जब कुछ पता नहीं होता ना। वो सबसे मुश्किल फेज़ होता है जब आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। तो आज मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे को सेंसरी ADHD, ऑटिज़म, एनी लेवल, तो वो अपनी दुनिया में रहता है। वो एक ही टॉय से बहुत बार खेलता है, वो एक ही तरीके की एक्टिविटी कई बार करता है। उसकी बहुत सारी बॉडी की नीड्स होती हैं, सेंसरी नीड्स होती हैं उसकी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा कंप्रेशन की ज़रूरत होती है।
इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो सीकिंग बिहेवियर आ जाता है, कुछ बिहेवियर इश्यूज भी आते हैं, एग्रेशन भी आ जाता है, बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज भी आप देखते हो। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे हम? अच्छा, दो लोग दोस्त कैसे बनते हैं, कभी सोचा है? जब दो लोगों में सिमिलैरिटी होती है। आपको अपने बच्चे के जैसा बनना है। सपोज आपका बच्चा जंप कर रहा है, आपको उसका हाथ पकड़ना है, साथ में जंप करना है। आपका बच्चा दौड़ रहा है, आपको उसका हाथ पकड़ना, उसके साथ दौड़ना है। बिलीव मी, वो आपको आई कांटेक्ट देगा। उस समय आप उसके नाम से बुलाइए, उसकी हर वो एक्टिविटी में जो वो बहुत पसंद करता है, भले ही वो स्टिमिंग क्यों ना हो, आप उसके साथ करने का ट्राई कीजिए, उसकी दुनिया में घुसने का ट्राई कीजिए, उसके साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई कीजिए, उसकी हर एक्टिविटी को एंजॉय करने का ट्राई कीजिए, उसको एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ या मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं समझती हूँ, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें चलती हैं वो भी समझती हूँ, तुम्हारे बिना बोले भी तुम्हारी बातें समझती हूँ। उसको बहुत सारा प्यार चाहिए। उसको कई बार आपको दिखता होगा बच्चा आपको हग कर ले रहा है या किसी को हग कर ले रहा है, कस के हग कर रहा है, उसे प्रेशर चाहिए, उसके अंदर बहुत प्रेशर डेवलप हो गया है, उसे कंप्रेशन चाहिए। उसको यकीन दिलाइए कि आप उनकी उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल के उसे देंगे। उसकी दुनिया में एंटर कीजिए, उससे दोस्ती कीजिए और फिर उसका हाथ पकड़ के ना उसको अपनी दुनिया में लाइए। आप कुछ दिन उससे रिश्ता बनाने का ट्राई कीजिए। पैरेलली आप थेरेपिस्ट से मिलिए। कौन से थेरेपिस्ट? देखिए, एक होता है असेसमेंट, पहले आप असेसमेंट करवाते हो जो साइकोलॉजिस्ट करता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आप वो भी करा सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन एरिया में उसके काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। फिर होता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसकी सारी चीज़ें चेक करता है, वो एक अपना असेसमेंट उसका होता है कि वो सब चीज़ें चेक करता है कि बच्चे में मोटर स्किल्स कितनी अच्छी हैं, बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स कितनी अच्छी हैं, बच्चे में जो है ब्लोइंग है या नहीं, बच्चे में बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं कि नहीं, उसका मसल टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें एक ओटी वाला चेक करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चेक करता है। आप उसके पास भी लेके जाएंगे तो बहुत सारी स्टिमिंग्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर बच्चे में सेंसरी नीड्स बहुत आई हैं तो आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलिए जो सेंसरी नीड्स को रियली बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हो। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो थेरेपिस्ट तो होते हैं बट उनको सेंसरी का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आप उस तरीके से थेरेपिस्ट उसके लिए हायर कीजिए। और आता है स्पीच थेरेपिस्ट, वो भी एक असेसमेंट करता है, वो भी चेक करता है कि बच्चे के स्पीच का लेवल क्या है, बच्चा जो है किस लेवल पर अभी है और कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, वो भी एक सेपरेट असेसमेंट होता है। एक होता है ABA। ABA में क्या होता है, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज होते हैं तो ABA थेरेपिस्ट भी आपको हेल्प करता है। लुक, ईशा के केस में मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट ने हेल्प किया था। असेसमेंट जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है वो मैंने 1-2 बार करवाया था, वो भी स्कूल के लिए, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आपको कभी कोई बोलता है तो वो भी करवाने में कोई नुकसान नहीं है, वो भी आपको बता देते हैं कि ये चीज़ में ऐसे काम करना है, इस चीज़ में आपको इसकी हेल्प लेनी है। और ABA थेरेपिस्ट क्या होता है, बिहेवियर इश्यूज़ में काफ़ी अच्छे ढंग से काम करता है, लेकिन ये किसी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, किसी के ऊपर बहुत अच्छा काम नहीं करता। जैसे ईशा के ऊपर, ईशा का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था आफ्टर ABA, आई डोंट नो वाई, मतलब उसमें वो चीज़ें नहीं चल पा रही थी, तो मैंने उसका ABA हटा ही दिया था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ है तो ABA भी आप ले सकते हैं, वो भी थेरेपी आप ले सकते हैं। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि ये जो जर्नी है ना, ये स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बट धीरे धीरे जब ना आपके सब थेरेपिस्ट मिलकर आप सबसे बड़े थेरेपिस्ट हैं। जब आप अपने बच्चे पे काम करते हैं ना तो उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि वो आपको आगे आने वाली चीज़ों में बहुत हिम्मत देती हैं।
और कभी आपको आपकी जर्नी में बहुत अच्छे फेजेस मिलेंगे, कभी आपको थोड़े लो मिलेंगे। दिल छोटा मत कीजिएगा, जस्ट ये सोचिएगा कि ये थोड़े दिन का फेज़ है, चला जाएगा, बीत जाएगा, गुजर जाएगा। और आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ईशा के साथ ट्राई करी थी। लाइक ईशा के वर्ड में पहले मैं घुसी और फिर उसके बाद उसको मैंने अपने वर्ड में लेकर आई। और आज की डेट में आपको बताऊं, अगर मैं कभी ट्राई करूँ ना कि ईशा जो है मैं अगर छोड़ दूँ थोड़े टाइम के लिए, तो ईशा का फिर वही हो जाता है कि उसको अपनी चीज़ों में काम करना है, उसको अपना टाइम चाहिए, उसको अपनी जगह चाहिए। तो मैं ज़बरदस्ती घुसती हूँ उसके वर्ड में, ऐसे कैसे छोड़ दूँगी मैं तुम्हें। तो ये तो ना रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, धीरे धीरे ना आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें काम करेंगी और क्या चीज़ें नहीं। तो स्टार्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट धीरे धीरे ना सारी चीज़ें ना सेटल हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।